हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका केमिस्ट्री टीचर राजेश खोदरे एक बार पुनः MGCI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एल्केन के निर्माण की कुछ विधियों तथा उनके रासायनिक गुणों को समझने वाले हैं, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। इससे पहले भी हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन के 2 वीडियो देख चुके हैं, जहां हमने एल्केन के लिए सामान्य जानकारी तथा एल्केन निर्माण की कुछ विधियों को पढ़ा है। ठीक, हमारा यह वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों को हेल्प करता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एल्केन का निर्माण, जिसको हम कोल्वे की विद्युत अपघटन विधि के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में कहें तो बाय कार्बोक्सिलिक एसिड और कोल्वेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक, तो इस विधि द्वारा हमें सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन का निर्माण मिलता है, अर्थात इस विधि द्वारा हम एल्केन, एल्कीन, अल्काइन किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन को निर्मित कर सकते हैं। ठीक, किंतु अभी हम यहाँ इस विधि का उपयोग एल्केन निर्माण के लिए करते हैं। तो हम जब कोल्वे की विद्युत अपघटन विधि से एल्केन निर्माण चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण चाहिए, अर्थात सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे सॉल्ट का हम जलीय विद्युत अपघटन कराते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनाकर विद्युत अपघटन करते हैं। ऐसा कर हमें एल्केन, क्षार, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस मिलती है। ठीक, अब ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मिलते हैं। कैसे, उसे भी समझते हैं। क्योंकि यहाँ हम इस जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करा रहे हैं। विद्युत अपघटन मतलब क्या, उसे भी समझिए। हमारे पास यहाँ एक बीकर होता है जिसमें हम जल भरकर रखते हैं। उस जलीय विलयन में हम RCOO को रखते हैं और 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिन पर हम एक विद्युत स्रोत जोड़ते हैं। ठीक, अब ये 2 धातु के इलेक्ट्रोड जो हैं वो हैं कैथोड और एनोड। एनोड पर हमें धनावेश मिलता है, कैथोड पर हमें ऋणावेश मिलता है। ऐसा कर जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमारा यहाँ रखा लवण 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, एक RCOO- और एक Na+। ठीक, इसमें से हर आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर बढ़कर वहां पहुंचकर उदासीन हो जाता है। इस तरह हमें यहाँ अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग उत्पाद प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। जैसे एनोड जो कि धनावेशित है उस पर ऋणायन जाएगा और ऋणायन वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन उसने अभिक्रिया के दौरान ग्रहण किए उनको दान कर अपने उत्पाद बनाएगा। इस तरह एनोड पर हमें एल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक, और कैथोड जो कि ऋणावेशित है उस पर धनायन पहुँचेगा, उसने जो भी इलेक्ट्रॉन का दान किया वो ग्रहण कर अपने आप को उदासीन बनाएगा। इस तरह हमें कोल्वे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्केन की प्राप्ति होती है। ठीक, इस विधि का भी शॉर्टकट जल्दी से समझ लें। हम इस विधि को भी सीधे ही अभिकारक रिएक्टेंट की मदद से उत्पाद के रूप में पहचान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसमें हम कार्बन गिनकर कितने कार्बन का हमें एल्केन मिलेगा इस बात को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे, देखिए, हमारे पास जो भी यहाँ सॉल्ट लवण है उसमें हमें कार्बन गिनना है। जितना भी कार्बन हो
उन कार्बन में से एक कार्बन को कम करना है। जितने भी लवण का कार्बन है उसे गिनकर एक कम करना है। बचे कार्बन में गुणा 2 कर हम एल्केन के कार्बन को पहचान सकते हैं। ठीक, कैसे, उस बात को भी समझिए। मान लो लवण में 3 कार्बन हैं। मान लिया लवण में कितने कार्बन हैं? 3। एक कम कर दिया तो कितना बचा? 2। अब उस 2 में 2 का गुणा करा तो 4, मतलब हमें यहाँ 3 कार्बन वाले लवण से जो मिलने वाला एल्केन कार्बन है वो 4 कार्बन का है। ठीक, एक और बात, इस कोल्वे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा हमेशा हमें सम संख्या के कार्बन वाला ही एल्केन मिलता है। ठीक, अर्थात यहाँ हमें जो भी एल्केन मिलेगा उसमें सम संख्या वाला कार्बन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली अंतिम विधि है प्रयोगशाला विधि। हम लेबोरेटरी मेथड में भी एल्केन की प्राप्ति करते हैं, जहां हम एल्युमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कर एल्केन को प्राप्त करते हैं। ठीक, इस तरह हमने यहाँ एल्केन निर्माण की कुछ विधियों को पढ़ा है, जिसको परीक्षा एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है एल्केनों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखते हैं। तो फिजिकल स्टेट के लिए हमेशा एक बात याद रखना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के जो प्रारंभिक सदस्य है, जो इनिशियल मेंबर हैं, वो हमेशा गैसीय रूप में मिलेंगे। उनसे थोड़े आगे बढ़ने पर द्रव रूप में और आगे बढ़ने पर ठोस रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे 1 से 4 कार्बन का एल्केन गैसीय रूप में, गैसीय स्टेट में, 5 से 17 द्रव लिक्विड फेज में, और 18 और उससे अधिक कार्बन का एल्केन ठोस रूप में प्राप्त होता है। ठीक, अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। हमारे पास 2 प्रकार का सॉल्वेंट है, एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक विलायक, एक ऑर्गेनिक कार्बनिक विलायक। हमारा एल्केन कार्बनिक यौगिक है, अर्थात कार्बनिक यौगिक अपनी विलेयता कार्बनिक विलायक में रखते हैं, जो कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ये सभी कार्बनिक विलायक हैं। इसमें हमें एल्केन की विलेयता प्राप्त होती है। ठीक, किंतु एल्केन जल अर्थात अकार्बनिक विलायक में अविलय होता है। ठीक, तो एल्केन जल में अविलय, किंतु इन कार्बनिक विलायकों में विलय है। ठीक, अब हम उसकी विलयता का उसके अणुभार से रिश्ता समझ ले। तो विलयता व्युत्क्रमानुपाती अणुभार, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, अर्थात जैसे जैसे एल्केनों का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक, तीसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, क्वथनांक का अणुभार से सीधा रिश्ता है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे एल्केनों के मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे उनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। इस तरह हमें एल्केनों की फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हम यहाँ एल्केनों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं, जो कि हमारा मुख्य रूप से एग्जाम का इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक, तो हम एल्केनों के रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण जो देखने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, तो विस्थापन या रिप्लेसमेंट हम नाम से ही इस बात को समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लाना और इस प्रकार उन दोनों के स्थान में परिवर्तन करना प्रतिस्थापन या विस्थापन कहलाता है। तो दो लोगों के
स्थान का परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। ठीक, तो हम एल्केनों का कई तरह के यौगिकों की क्रिया कर प्रतिस्थापन विस्थापन को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ एल्केनों के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने के लिए 3 प्रकार के यौगिक लिए हैं। एक है हेलोजन, एक नाइट्रिक अम्ल और एक सल्फ्यूरिक अम्ल। इनमें से कुछ भाग इन एल्केनों का हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर हमें कुछ नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट बनाकर देगा। ठीक, तो हमें प्रतिस्थापन को एक बार और जल्दी से समझना है, फिर उस पर काम कर हम जल्दी से इन बातों को यहाँ बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन में हमेशा हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन भाग लेता है। हमें यहाँ हाइड्रोकार्बन के कार्बन को कभी भी प्रतिस्थापन में भाग नहीं दिलवाना है। ठीक, पहली चीज ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम जिस भी यौगिक के साथ उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन चाहते हैं, उस यौगिक का पूर्ण भाग कभी भी प्रतिस्थापन में भाग नहीं लेगा। उसका कुछ भाग यहाँ छोड़ा जाएगा, जो कि आने वाले हाइड्रोजन से जुड़कर हमें सहायक अन्य उत्पाद बनाकर देगा। ठीक, इस तरह से हम प्रतिस्थापन का काम करते हैं। आइए उसे स्टार्ट करें। तो हमने सबसे पहले हेलोजन अणु लिया। उस हेलोजन अणु द्वारा हम इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन चाहते हैं, तो यह काम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में 670 केल्विन ताप के साथ कराया जाता है। इस हेलोजन अणु में से एक हेलोजन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा और एक हेलोजन उस हाइड्रोजन के लिए यहाँ छोड़ दिया जाएगा। इस तरह हमें हेलोजन एल्केन की क्रिया कर हेलो एल्केन तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, और जब एक हेलोजन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराया जाता है तो उसे हम हेलोजनीकरण कहते हैं। ठीक, अब हम जितने भी यहाँ हाइड्रोजन हैं, ऐसे हेलोजन अणु लेकर उनका प्रतिस्थापन कर इन हाइड्रोजनों के स्थान पर हेलोजनों को जोड़ सकते हैं। ठीक, अगला जो प्रतिस्थापन हम देखने जा रहे हैं वो है नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रो अर्थात NO2 समूह द्वारा H का प्रतिस्थापन कराया जाता है, अर्थात इस H के स्थान पर NO2 को जोड़ा जाएगा और इस H को इस बचे हुए भाग पर हम लाकर जोड़ देंगे। ठीक, इस तरह नाइट्रो समूह द्वारा H का प्रतिस्थापन कर हमें नाइट्रो एल्केन मिलता है। ठीक, और इस अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, इसी तरह जो अगला प्रतिस्थापन है वो H2SO4 द्वारा कराया जाएगा, किंतु इस H2SO4 का सल्फोनिक अम्ल भाग जाकर H का प्रतिस्थापन करेगा। इस तरह हमें एल्केन के सल्फोनिक अम्ल मिलेंगे, जो कि हमें अभिक्रिया के लिए सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन कहना है। ठीक, इस तरह हमने 3 अलग अलग समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर इस तरह के प्रतिस्थापनों को देखा। ठीक, एक और बात यहाँ हमें जो जानना है वो है ये कि एल्केनों का क्रियाशीलता क्रम जो प्रतिस्थापन के लिए है वो है ये। वह एल्केन सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन माना जाएगा जो कि तृतीयक हाइड्रोजन रखता हो, उससे कम द्वितीयक हाइड्रोजन वाला और सबसे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, तो हमें जब भी प्रतिस्थापन विस्थापन करना हो तो उस एल्केन के कार्बन से पहले किया जाए जो कि 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला हो, फिर 2 डिग्री वाला न फिर 1 डिग्री वाला। ठीक, हेलोजन की क्रियाशीलता क्रम भी देख लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, सबसे अधिक रिएक्टिव हेलोजन फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक, इस तरह हमें यहाँ प्रतिस्थापन विस्थापन को देखना है। ठीक, अगला जो एल्केन का केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक,
इसमें हम सबसे पहले दहन की बात करते हैं, कंबंशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हमें एल्केनो का जो दहन कंबंशन है वो दो तरह से मिलता है, एक पूर्ण दहन कंप्लीट कंबंशन, एक अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबंशन। ठीक, तो जब भी हम एल्केनो का पूर्ण दहन करते हैं तो दो उत्पाद बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो एल्केनो का पूर्ण दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहना है, किंतु अपूर्ण दहन पर हमें तीन उत्पाद मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और कार्बन ब्लैक। तो जब भी हम एल्केनो का पूर्ण दहन करेंगे तो कितना उत्पाद? तीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और कार्बन ब्लैक। ठीक, एक और तरह का ऑक्सीकरण है एल्केनो के लिए जो कि केमेनोफोर द्वारा कराया जाता है। ठीक, तो केमेनोफोर द्वारा केवल वे ही एल्केनो का ऑक्सीकरण संभव है जिनके पास तृतीयक हाइड्रोजन हो। तृतीयक हाइड्रोजन वाला कार्बन मतलब जो तीन कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे हाइड्रोजन युक्त एल्केन पर ही केमेनोफोर द्वारा ऑक्सीकरण कर तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल निर्मित किया जाता है। ठीक, अंतिम आखिरी जो एल्केनो की रासायनिक अभिक्रिया है वो है तापीय अपघटन व भंजन, जिसको अंग्रेजी में पायरोलिसिस और क्रैकिंग के नाम से पढ़ते हैं। तो उच्च एल्केन अर्थात ऐसा एल्केन जिनका अणुभार अधिक हो, इनको हम ताप टेम्परेचर के प्रभाव से निम्न एल्केन एल्कीन में बदलते हैं। इस प्रोसेस को, इस काम को तापीय अपघटन कहा जाता है, जो कि एल्केन के लिए भंजन के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ हमने एक अधिक भार वाला 10 कार्बन का एल्केन लिया जिसका नाम है डेकेन। इस डेकेन को एल्यूमिना और सिलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब 700 से 800 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह निम्न कम अणुभार वाले एल्केन एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम एल्केनों का तापीय अपघटन कहते हैं। ठीक, तो उच्च अधिक भार वाले एल्केनों को ताप द्वारा निम्न और छोटे एल्केन एल्कीन में बदलना तापीय अपघटन भंजन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जल्दी से हम सारे केमिकल प्रॉपर्टी मालूम करने के बाद एल्केनों के उपयोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें इन उपयोगों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, तो हम एल्केनों का पहला उपयोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है ईंधन में, इन फ्यूल में जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी हमें एल्केनों के द्रव के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा उपयोग है रसोई घर की गैस में, यूज इन कुकिंग गैस। तीसरा उपयोग है प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, एसिड। यूज इन फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल एंड एसिड। ठीक, अगला यूज है कार्बन ब्लैक के निर्माण में, जिसका उपयोग छपाई की स्याही में, जूतों के पॉलिश में, रंजक में। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक जिसका यूज मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश एंड डाइस। ठीक, अंतिम आखिरी जो उपयोग है गोबर गैस बनाने में, सिंथेसिस ऑफ गोबर गैस। इस तरह हम एल्केनों का यूज करते हैं। ठीक, धन्यवाद।